नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। श्वेत और अनंत एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है खबरों का पूरा पिटारा लेकर। बस आज में और शुक्रवार में एक अंतर है और वो अंतर ये है कि आज समय बदल गया है। समय बदल गया है, जी हाँ। पहले हम 4 बजे आया करते थे 2 दूनी 4 लेकर, लेकिन हम 2 तो रहेंगे ही, लेकिन अब 5 बजे आपसे मुलाकात हुआ करेगी। जी हाँ, दिन भर की बड़ी हलचल पर एक साथ हम नजर डालेंगे। इस खास बुलेटिन में हम उन तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे जो आज बनी है सुर्खियां। और खबरों के इस फुल डोज में चलिए शुरुआत करते हैं करप्शन का ट्विन टावर जो ढाया गया है उसको लेकर। पूरी इमारत मलबे में तब्दील हो गई, लेकिन इसका साइड इफेक्ट काफी दिनों तक रहेगा। जी हां, आपको हम बता दें, कई दिनों तक साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। दोनों टावर के खत्म होने के बाद आज काफी लोग उस जगह पर पहुंचे जहां कभी टावर मौजूद थे। आसपास की इमारतों में रहने वाले लोगों का अपने घरों में लौटना भी शुरू हो गया है। टावर गिराने से पहले लगभग 5000 लोगों को शिफ्ट किया गया था, जो अब अपने अपने घरों में लौटने लगे हैं। हालांकि कुछ लोग घर के शीशे टूटने से परेशान हैं, तो कुछ धूल झाड़ने में लगे हुए हैं। इस दरमियान मलबा हटाने का काम भी शुरू हो गया है। ट्विन टावर्स जमींदोज होने के बाद उसका मलबा हटाना सबसे बड़ा काम है और सबसे बड़ा मसला भी इस समय यह है, क्योंकि इस दौरान जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल होगा, जिस वजह से उस इलाके में ध्वनि प्रदूषण बढ़ जाएगा, डस्ट भी उड़ेगी। ट्विन टावर गिरने के बाद 42,000 क्यूबिक मलबा फैला है, यानी लगभग 60,000 टन मलबा वहां पर मौजूद है, जिसे हटाने में 3 महीने का वक्त कम से कम लगेगा और यह वक्त बढ़ भी सकता है। लेकिन इस दौरान सबसे बड़ा मसला है कंक्रीट को लोहे से अलग करना, जिसके लिए मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। तो मलबे का यह ढेर इस समय लोगों की चिंता का विषय है कि कब यह मलबा हटेगा और कब उन्हें यह रास्ता साफ मिलेगा। बिल्कुल, जो जानकारी हमें मिली थी अनंत, और जब हम वहां पर पहुंचे थे लगातार हमने वहां से पल पल की खबर लोगों को दिखाई है। देखिए, कुल मिलाकर 60,000 टन मलबा जो है वो अब ट्विन टावर के गिरने के बाद यहां पर मौजूद है, जिसमें से 30,000 टन मलबा बताया गया जो बेसमेंट है उसे फिल करने के काम में इस्तेमाल किया जाएगा, और बाकी का जो 30,000 टन है उसे डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, जिसके लिए लगभग रोज 20 डंपर यहां पर आएंगी और उससे ले जाया जाएगा। देखिए, घरों के अंदर लोग किस तरह से, क्योंकि कई लोग घरों के अंदर प्लास्टिक पन्नियां अलग अलग ढंग से, खास करके वो सामान जो खराब हो सकते थे उसके ऊपर रख के गए थे, अब वो अपने अपने घरों में लौट रहे हैं। देखिए किस तरह से कवर करके गए थे, अपने ड्राइंग रूम में कपड़ों से और चादर से पूरे सामान को ढक दिया था। लेकिन देखिए, कई घर ऐसे हैं जहां पर शीशे टूट गए हैं। अब लोगों को परेशानी ये है कि इस तरह से वो रह भी नहीं सकते हैं। जो बिल्कुल एमरल्ड कोट का, हम आपको ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो एमरल्ड कोट की है, जो कि ये जो मलबा गिरा है उससे महज 9 मीटर की दूरी पर एमरल्ड कोट है। वहां पर विंडो कर्टन्स लगाए गए थे, लेकिन उसके बावजूद ये पहले से आशंका थी कि कई ऐसी खिड़कियां होंगी जो टूटेंगी, शीशे होंगे जो टूटेंगे, क्योंकि धमाका जबरदस्त था। और महज जहां पर ये ट्विन टावर था वहां से आधा किलोमीटर दूर ही हम थे अनंत, और वहां पर जैसे ही ये धमाका हुआ वो फ्लाईओवर भी बिल्कुल हिलने लगा। तो आप अंदाजा लगाइए कि महज 9 मीटर की दूरी पर जो टावर एमरल्ड कोट है वहां के शीशे कैसे नहीं टूटे होंगे। लेकिन अब वही है, परेशानी है लोगों के लिए। हमेशा के लिए एक राहत की खबर तो आ गई कि देखिए, जिस रोशनी के लिए, जिस पानी के लिए, जिस हवा के लिए, जिस सनलाइट के लिए लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी, उसमें जीत तो उन्हें मिली, लेकिन उसके बाद की जो समस्या है उससे थोड़ा दो चार उन्हें होना होगा। जी, अब जरा मलबे को हटाने का गणित भी अपने दर्शकों को यहां पर हम समझा दें। ट्विन टावर गिरने के बाद वहां पर भारी संख्या में, भारी मात्रा में मलबा फैला हुआ है। लगभग 60,000 टन मलबा वहां पर मौजूद है, जिसे हटाने में 3 महीने का वक्त लगेगा और यह अनुमानित वक्त है। आपको बता दें कि यह समय इससे ज्यादा भी हो सकता है, 3 महीने कम से कम लगेंगे और 3 महीने से ज्यादा का समय भी हो सकता है। लेकिन इस दौरान जो सबसे बड़ा मसला है वो है कंक्रीट को लोहे से अलग करना, और इसके लिए मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। अब यहां पर एक और चैलेंज आएगा, जब मशीनें चलेंगी तो धूल तो उड़ेगी ही, और जब मशीनें चलेंगी तो ध्वनि प्रदूषण भी होगा। तो यानी कि अभी चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं, भले ही लोगों के आने का सिलसिला उस जगह पर शुरू हो गया है। जो आसपास के 16 टावर्स खाली कराए गए थे वहां पर लोगों के आने का सिलसिला भले ही शुरू हो चुका है, लेकिन अभी चुनौतियां बरकरार हैं। अभी कई और परेशानियां हैं, कई और मसले हैं जिनका सामना उन्हें करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका कुछ नुकसान भी हुआ है, शीशे टूटे हैं, और जो बालकनीज थी, भले ही आपने वहां पर पन्नियां टांग दी थी, भले ही आपने उसको चादर से ढक दिया था, रंग बिरंगी चादरें वहां पर नजर आ रही थी प्लास्टिक की, लेकिन उसके बावजूद
डस्ट इतनी हैवी थी कि उसका असर दीवारों पर, फर्श पर पड़ा ही होगा। उसकी साफ सफाई में भी लोगों को अपनी जेब से पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो ये अनचाहा खर्चा भी उन्हें वहन करना होगा। तो ये तमाम मसले हैं जिसका सामना लोगों को करना है। बिल्कुल। और इस बीच हमारे संवाददाता सुशांत मेहरा वहां पर पहुंचे, उन्होंने क्या कुछ देखा, देखिए उनकी रिपोर्ट। हम इस वक्त मौजूद हैं एटीएस के टावर के अंदर, जहां से ट्विन टावर महज 30 फीट की दूरी पर था। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि ये ट्विन टावर की तस्वीरें हैं, जो कि एटीएस टावर के महज बहुत नजदीक था। प्रोजेक्ट मैनेजर की अगर बात कीजिए, उन्होंने कहा था कि जब ये पूरी तरीके से ब्लास्ट हुई बिल्डिंग, तो एटीएस टावर में हल्का फुल्का जो दिक्कतें जो है वो सामने आई हैं। कई सारे शीशे जो है वो टूटे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मकान थे उनमें किस तरीके का डैमेज जो है वो यहाँ पर हुआ है। कई तरीके के शीशे जो है वो घरों के अंदर जो थे वो पूरी तरीके से डैमेज हो गए हैं। लगातार यहाँ पर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से सफाई का काम जो है वो चल रहा है। हालांकि एटीएस टावर की अगर आप देखेंगे तो 15 से 20 फीट की जो बाउंड्री वॉल है उसको नुकसान जो है वो हुआ है, क्योंकि टावर का जो एक हिस्सा है वो यहां पर आके गिरा है। तो ट्विन टावर्स की बात हो गई, अब बात जरा दिल्ली की सियासत की कर लेते हैं। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी बवाल जारी है। आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने खुद विधानसभा में विश्वास मत रखा। केजरीवाल के इस कदम को एक तरह का शक्ति प्रदर्शन कहा जा सकता है। बिल्कुल, आपको बता दें, इस दौरान केजरीवाल ने बीजेपी पर हमलों की झड़ी लगा दी। केजरीवाल ने फिर से उस आरोप को दोहराया कि बीजेपी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ऑपरेशन लोटस के तहत 277 विधायक खरीदे गए, एक एक विधायक को 20-20 करोड़ रुपए दिए गए। और आपको सुनवाते हैं दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने इस दौरान क्या कहा। अभी पिछले दिनों इन्होंने हमारे एमएलए को 20-20 करोड़ रुपए के अंदर हमारे एमएलए को इन्होंने खरीदने की कोशिश की। कम से कम 12 एमएलए ने आके मेरे को बताया कि 20-20 करोड़ रुपए कह रहे हैं, 20-20 करोड़ रुपए ले लो और आम आदमी छोड़ दो और बीजेपी में आ जाओ। और इनका टारगेट था 40 एमएलए लेने का। 800 करोड़ रुपए इन्होंने रख रखे थे दिल्ली की सरकार गिराने के लिए। ये ऑपरेशन लोटस है। दिल्ली में बीजेपी और केजरीवाल सरकार के बीच जंग का एक और मोर्चा खुल गया है। जी हां, शराब नीति के बाद अब शिक्षा नीति पर बीजेपी केजरीवाल सरकार को घेरने में लगी है और हमलों की बौछार कर रही है। बीजेपी ने सीवीसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया है कि दिल्ली में शिक्षा भर्ती घोटाला हुआ है। टेंडर की कीमत भी 90% तक बढ़ाई गई है। दिल्ली सरकार के स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण पर सीवीसी की जांच रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोई कार्रवाई नहीं की। यह आरोप बीजेपी लगा रही है। बीजेपी का यह भी आरोप है कि स्कूल निर्माण के दौरान क्लासरूम की संख्या बढ़ाकर दिखाई गई और बाथरूम्स को भी क्लासरूम बता दिया गया। यह आरोप है बीजेपी का। दरअसल 2019 में बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली सरकार के स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण में बड़ी गड़बड़ी को लेकर शिकायत दी थी। इसके बाद सीवीसी की जांच की गई। और बीजेपी नेता गौरव भाटिया क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। ये टैक्स पेयर आज आपसे पूछता है क्या ये सत्य है या नहीं है कि आपने टॉयलेट्स को क्लासरूम में गिनती करवा दी क्योंकि आपको घोटाला करना था। जितने अतिरिक्त क्लासरूम का नंबर बढ़ेगा उतना रुपया अंदर आएगा। ये अरविंद केजरीवाल का मूल सिद्धांत था। इसके अलावा घोटाला किस स्तर का है तभी कहते हैं आप नहीं पाप है। जिस विभाग की बात करोगे भ्रष्टाचार मिलेगा। आप और बीजेपी के इस घमासान के बाद अब बात कांग्रेस में मचे बवाल की कर लेते हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे गुलाम नबी आजाद ने आज आखिरकार अपने इस्तीफे पर पहली बार चुप्पी तोड़ी। आजाद ने कहा कि उन्हें किसी पद का लालच नहीं, वो इंदिरा गांधी के जमाने से स्टार कैंपेनर थे। गुलाम नबी आजाद का कहना है कि उन्हें घर छोड़ने को मजबूर किया गया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि चापलूसी और ट्वीट कर जिन्हें पद मिले अगर वो आरोप लगाएं तो हमें दुख होता है।
देखिए, इससे पहले जो एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी गई थी अनंत, तो उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि कुछ ऐसे लोग हैं जिससे घिरे हुए हैं राहुल गांधी और सिर्फ उन्हीं की बात सुनते हैं, और ये जो भी इलेक्शन की बात, इंटरनल इलेक्शंस की जो बात होती है, वो सिर्फ एक महज दिखावा है। जो भी होता है वो राहुल गांधी की कहने पे होता है। हालांकि इससे पहले के भी नेताओं की अगर हम बात कर ले, चाहे कपिल सिब्बल हों या फिर और भी बड़े नेता हों, वो लोग भी अंदरूनी कलह जो है कुछ इसी तरह की बातें कहते रहे हैं। और गुलाम नबी आजाद इकलौते ऐसे नेता नहीं हैं जो नाराज चल रहे हैं या जिनको कुछ शिकायतें हैं। पूरा एक ग्रुप है और इस ग्रुप की एक बाकायदा बैठक भी हो चुकी है चंद महीने पहले। इस बैठक के अंदर भी उस समय भी माना जा रहा था कि पूरा का पूरा ग्रुप पार्टी में जो सवाल उठा रहा है, ये बगावत का झंडा बुलंद कर रहा है, इसको लेकर जो पार्टी आला कमान है या फिर गांधी परिवार है वो असहज है। और गुलाम नबी आजाद तो लंबे समय से चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। उनको लेकर तमाम तरह की अटकलें लगती रही हैं और इस्तीफे के बाद भी लगाई जा रही हैं। और गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे को पीएम मोदी से भी जोड़कर देखा जा रहा है। आपको याद होगा श्वेता कि तारीफ कैसे की थी पीएम मोदी ने बड़ी संसद में उनकी तारीफ की थी जब उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था। और ये जो पूरी खींचतान है पार्टी के अंदर, जो कांग्रेस के अंदरूनी खींचतान है, ये कहा जाता है तभी से ये शुरू हो गई थी जब गुलाम नबी आजाद का टेन्योर बढ़ाने की दिशा में कांग्रेस ने कदम नहीं बढ़ाए थे और उनकी जगह किसी और को अपना कैंडिडेट बनाया था। तो ऐसे में गुलाम नबी आजाद का इस्तीफा देना और इस्तीफे पर चुप्पी तोड़ना, हालांकि इस्तीफे देने को लेकर भी अलग अलग तरीके से इसकी इंटरप्रिटेशंस की जा रही है, इसकी व्याख्या की जा रही है। कोई ये भी कह रहा है कि अगला कदम उनका किस दिशा में होगा, इसको लेकर भी कयास लगने शुरू हो गए हैं। लेकिन गुलाम नबी आजाद ने आज अपनी चुप्पी तोड़कर एक तरीके से उन लोगों पर ही सवाल उठा दिए, उन लोगों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया जो उनको सवालों के दायरे में रख रहे हैं। बिल्कुल, क्या कुछ कह रहे हैं गुलाम नबी आजाद, जरा सुनिए। क्योंकि घर वालों ने घर छोड़ने पे मजबूर किया, घर वालों ने घर छोड़ने पे मजबूर किया। और जहां घर वालों को लगे कि ये आदमी नहीं चाहिए और आदमी को भी लगे कि यहाँ हमको पराया समझते हैं, तो अकल आदमी, मंद आदमी का काम है कि वो घर छोड़ के निकले। सबसे ज्यादा अफसोस तो यही है कि आउटसाइडर, जिनको कांग्रेस का कोई अता पता नहीं है, जो चापलूसी करके या ट्वीट करने के लिए उनको पद मिले हैं, वो आरोप लगाएं तो हमें बहुत। कांग्रेस में मचे घमासान के बीच आपको बता दें, नए अध्यक्ष को लेकर चुनाव की तारीख आ गई है। पार्टी ने ऐलान किया है कि नए अध्यक्ष का चुनाव 17 अक्टूबर को होगा। दरअसल अगले कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में सीडब्ल्यूसी से जुड़े सभी सदस्यों ने हिस्सा लिया और फिर चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया। चुनावी शेड्यूल के मुताबिक आपको बता दें 22 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 24 सितंबर तक नामांकन किया जा सकता है। 30 सितंबर तक नामांकन पत्र वापस लिया जा सकता है। 17 अक्टूबर को अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा। 19 अक्टूबर को काउंटिंग की जाएगी। और ये चुनाव इसलिए भी श्वेता अहम हो जाता है क्योंकि अक्सर कांग्रेस की जब भी बात आती है तो विरोधी, खासकर बीजेपी, खुद पीएम मोदी परिवारवाद को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। अभी हाल फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो स्वतंत्रता दिवस पर आपको पीएम मोदी का भाषण ध्यान होगा, उसमें भी परिवारवाद को लेकर उन्होंने सवाल उठाए थे। और अध्यक्ष पद का ये जो चुनाव हो रहा है कांग्रेस में, वो शायद एक संदेश देने की भी कोशिश हो रही है पार्टी काडर के बीच भी, और पार्टी के खिलाफ जो नेता बोलते हैं, विरोधी बोलते हैं, उनको भी एक संदेश देने की कोशिश यहां पर हो रही है। खैर, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के बाद अब मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि केस का भी सर्वे कराने का फैसला 4 महीने के अंदर लेना होगा। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित परिसर से जुड़ी याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा, मनीष यादव की याचिका पर मथुरा जिला अदालत 4 महीने में इस मामले का निपटारा करे। आपको बता दें कि पिछले साल मथुरा में विवादित परिसर का ज्ञानव्यापी की तर्ज पर वीडियोग्राफी और सर्वेक्षण कराने को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ता ने जल्द फैसले के लिए हाईकोर्ट से भी गुहार लगाई। आरोप है कि मथुरा में श्री केशव देव टीले पर बने मंदिर को ध्वस्त कर शाही ईदगाह का निर्माण किया गया है। और इस पूरे मसले पर याचिकाकर्ता मनीष यादव क्या कह रहे हैं, ये सुनते हैं। ज्ञानव्यापी की तरह अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में भी वीडियोग्राफी सर्वे कराने का आदेश दिया है। क्या है आदेश, किस तरीके का आदेश दिया गया, हमारे साथ बात करने के लिए इस पूरे मामले के पक्षकार मनीष यादव हैं। मनीष, क्या आदेश दिया गया है, किसकी बेंच ने आदेश दिया है? आपके और आज तक के माध्यम से सभी को जय श्री कृष्ण कहना चाहता हूँ। और आज माननीय हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है
कि जो एक इस्लामिक ढांचा है, जो तथाकथित ढांचा है जिस पर अवैध रूप से कब्जा है, उसका सर्वे आज करीब 1 साल से पेंडिंग था मथुरा कोर्ट में। माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कह दिया है कि 4 माह के अंदर सर्वे के प्रार्थना पत्र को डिस्क्लोज करिए और सर्वे करा की पूरी कार्रवाई पूरी करके माननीय उच्च न्यायालय को अवगत कराना है। मतलब वीडियोग्राफी होगी। वीडियोग्राफी सर्वे, एक वरिष्ठ अधिवक्ता कमिश्नर नियुक्त होगा, 2 सहायक अधिवक्ता कमिश्नर नियुक्त होंगे और वादी प्रतिवादी व डिस्ट्रिक्ट के समक्ष सक्षम अधिकारी मौके पर उपस्थित रहेंगे सर्वे के लिए। और हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि सर्वे के समय सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। ये अगर कहा जाए कि ज्ञानव्यापी की तरह मथुरा में भी सर्वे होगा। हाँ, ज्ञानव्यापी की ही तरीके से सर्वे होगा। ज्ञानव्यापी में वीडियोग्राफी सर्वे हुआ था, यहाँ भी सेम वही सर्वे होना, और सर्वे ही इस मुकदमे की पहली सीढ़ी है। वीडियोग्राफी सर्वे का आदेश हो चुका है। ठीक जिस तरीके से ज्ञानव्यापी में सर्वे करा करके जो कमीशन नियुक्त हुआ था उसने अपनी रिपोर्ट को सौंपने को कहा गया था, ठीक उसी तरह से अब मथुरा जन्मभूमि के मामले में भी वीडियोग्राफी सर्वे करने के आदेश दे दिए गए हैं। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार। चलिए बढ़ेंगे अब अगली खबर की ओर। रिलायंस इंडस्ट्रीज की 45वीं एजीएम के मौके पर चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कई शहरों के जियो की 5G सेवा शुरू करने का ऐलान कर दिया। मुकेश अंबानी के मुताबिक दिवाली तक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में 5G लॉन्च होगा और अगले साल दिसंबर तक देश के हर कोने में इसे पहुंचा दिया जाएगा। कंपनी के मुताबिक ये दुनिया की सबसे एडवांस 5G तकनीक होगी जो SA तकनीक पर बेस्ड होगी। 5G नेटवर्क के लिए रिलायंस 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगा। दावे के मुताबिक जियो की 5G सर्विस से गेमिंग से लेकर वीडियो स्ट्रीमिंग तक करने का अंदाज बदल जाएगा। ये पर्सनल हॉटस्पॉट की तरह काम करेगा। इसके जरिए यूजर्स 5G ब्रॉडबैंड सर्विस यूज कर पाएंगे। तकनीक की बात तो होगी, अब जरा उत्सव के रंग भी आपको दिखा देते हैं। गणेश चतुर्थी पर गणपति के स्वागत के लिए मुंबई की सड़कों पर भक्तों का सैलाब अभी से उमड़ने लगा है। 2 साल के इंतजार के बाद भक्तों में जबरदस्त उत्साह और उमंग है और वो विघ्नहर्ता के लिए इसमें रत्ती भर भी कमी नहीं होने देना चाहते। मुंबई में पंडाल सज गए हैं। बप्पा की एक से बढ़कर एक खूबसूरत रंग बिरंगी मूर्तियां देखने को मिल रही हैं। बप्पा की प्रतिमा को स्थापित करने के लिए भक्तों का कारवां पंडालों की तरफ बढ़ने लगा है। बिल्कुल, आपको बता दें कि गणेश चतुर्थी उत्सव पर लाल बाग के राजा की अलग ही धूम होती है। लाल बाग के राजा की मान्यता सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। दुनिया भर से श्रद्धालु लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए यहां आते हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार 20 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु लाल बाग के राजा का दर्शन करने आएंगे। हर साल उनकी मूर्ति आकर्षण का केंद्र बनती ही है। इस बार लाल बाग के राजा का दरबार अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर की थीम पर रहेगा। चलिए अब देख लेते हैं दुनिया की अच्छी खबरें। अब एक अच्छी खबर है नासा की ओर से। नासा का एक खास मिशन आर्टेमिस आज चांद के लिए रवाना होगा। वो लंबे समय तक चांद की कक्षा में रहेगा, फिर वापस आ जाएगा। आर्टेमिस साल 1972 के बाद पहली बार 2025 में इंसानों को चांद की सतह पर ले जाएगा। और ये जो तस्वीरें आपके सामने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की हैं, जहां मोहम्मद डैम टूटने से जल प्रलय जैसे हालात बने हुए हैं। हालांकि राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर जारी है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। इसी कड़ी में बाढ़ में फंसे एक युवक का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। अमेरिका के नेब्रास्का के रहने वाले शख्स ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। हालांकि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड थोड़ा असामान्य है तोड़ना। डुआने हैंसन नाम के शख्स ने 384 किलोग्राम वजन वाले एक खोखले कद्दू की मदद से 61 किलोमीटर की यात्रा तय करके नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ऐसा करने में उन्हें करीब 11 घंटे का वक्त लगा। न्यूयॉर्क में अब तक के सबसे महंगे बेसबॉल कार्ड की नीलामी हुई है। इस नीलामी में 1952 के मिकी मैंटल बेसबॉल कार्ड की कीमत $12.6 मिलियन लगाई गई। बेसबॉल कार्ड सेट के पिछले रिकॉर्ड की कीमत का यह लगभग दोगुना है। पिछले साल होनस वैगनर का बेसबॉल कार्ड $6.6 मिलियन में बिका था।